गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम प्रैक्टिकल सेशन डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 108P, जो फर्स्ट ईयर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल सेशन फर्स्ट को कवर करता है। जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूं कि हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्रैक्टिकल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम लिमिट टेस्ट कवर करेंगे, दूसरे पार्ट में हम स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करेंगे, थर्ड पार्ट में हम असे परफॉर्म करेंगे एंड फोर्थ पार्ट में हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के थ्रू असे परफॉर्म करेंगे। सो हम प्रैक्टिकल्स के सेक्शन को सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेक्शन में हम लिमिट टेस्ट डिस्कस करेंगे और लिमिट टेस्ट जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स की जहाँ तक बात है, 4 तरह के लिमिट टेस्ट कवर होते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के प्रैक्टिकल में। पहला लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, दूसरा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, तीसरा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एंड चौथा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। सो आज के हम इस सेक्शन में, लिमिट टेस्ट वाले सेक्शन में, प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली, चूँकि ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपका कुछ प्रोस्पेक्ट में कवर होगा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, लेकिन मैं चूँकि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए मैं रिमेनिंग जो लिमिट टेस्ट है, जिन्हें हम हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट बोलते हैं, लेड का लिमिट टेस्ट बोलते हैं, एंड लेड एंड हेवी मेटल्स को छोड़ के रिमेनिंग जो 4 जिनके नाम मैंने लिए, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और आर्सेनिक को हम डिस्कस करेंगे। सो ये सेक्शन जो हमारा लिमिट टेस्ट वाला सेक्शन है वो कंप्लीट फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा प्रैक्टिकल्स का, प्रैक्टिकल्स कॉन्सेप्ट के फॉर्म में जो आप कवर करेंगे पर्टिकुलरली फर्स्ट सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के प्रैक्टिकल में, और एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्योरी पोर्शन में एंड प्रैक्टिकल में भी ये कवर होगा। लेकिन इसके अलावा इंक्लूडेड रहेंगे हेवी मेटल्स और लेड के प्रैक्टिकल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वो एक सेपरेट पोर्शन है, उससे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमें चारों लिमिट टेस्ट डिस्कस करना है डिटेल में, बट बेसिक एम इस वीडियो को बनाने का ये है, चाहे वो लंबा बने, ताकि आप एक ही सेक्शन में सारे लिमिट टेस्ट को पूरी तरीके से समझ लें और पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिकल फाइल में किस तरीके से लिखना है वो भी समझ लें और थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट में कैसे लिखना है वो भी समझ लें। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लिमिट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हमें पता होना चाहिए कि प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। सो अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड या ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो पूरी तरीके से प्योर नहीं है या जिसके अंदर किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन मैटर प्रेजेंट है, ऐसा सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस कहलाता है और ये प्रोसेस इम्प्योरिटी कहलाती है। उस सब्सटेंस को प्यूरिफाइड करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू उस कंपाउंड को हम प्यूरिफाइड करते हैं। आल्दो ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली होती है प्यूरिफाइड करने की, केमिकल सब्सटेंस को आपको प्योर करना है तो वो कॉस्टली होती है जिससे कॉस्ट बढ़ती है, पर प्योरिटी एक इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे शुगर होती है या रॉक सॉल्ट्स होता है, उनको, जिसको हम रॉक सॉल्ट्स को वैक्यूम सॉल्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, 99.9% तक प्योर करते हैं शुगर को, जो शुगर इम्प्योर होती है, और सोडियम क्लोराइड जो इम्प्योर होता है उसे रॉक सॉल्ट्स मेथड के थ्रू, वैक्यूम सॉल्ट्स के थ्रू जब हम फ्री करते हैं तो वो 99.9% तक प्योर हो जाता है। इस प्रोसेस को प्योरिटी प्रोसेस कहते हैं। बट आल्सो द कॉस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस विल बी इंक्रीजेज मोर फ्रिक्वेंटली, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो हमारा बेसिक एम ये होता है कि रीजनेबल कॉस्ट के साथ हम ऐसी मेथड यूज़ करें जिससे 99.9% तक प्योर सब्सटेंस हमें मिल सके, क्योंकि 100% कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं होता। तो बेसिकली जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मौजूद होती है किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी केमिकल्स में। सो ये जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो हम प्यूरिफाइड करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक, एक पर्टिकुलर रेंज तक, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्प्योरिटीज़ जो होना चाहिए एक पर्टिकुलर रेंज में, एक पर्टिकुलर लिमिट में होना चाहिए। उस रेंज से अगर ज़्यादा है, उस लिमिट से ज़्यादा रहती है, देन दिस केमिकल सब्सटेंस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। दिस इज कॉज सम सीवियर साइड इफेक्ट्स इन पेशेंट्स। सो हमें इसकी लिमिट एज पर फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब लिमिट में प्योर सब्सटेंस लेना होता है। उसमें अगर इम्प्योरिटी रहे तो भी वो एक फिक्स लिमिट में हो जिसे टॉलरेंस किया जा सके, जिसे टॉलरेट किया जा सके।
इस तरीके से हमें मेथड यूज़ करना पड़ती है। और बेसिकली जो मैंने जैसे बोला कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बेसिक जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है, आर्सेनिक की होती है, लेड की होती है, हेवी मेटल्स की होती है, आयरन की होती है, क्लोराइड की होती है एंड सल्फेट्स की होती है। सो बेसिकली 6 इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो हैं वो इम्प्यूरिटी के फॉर्म में मैक्सिमम केमिकल्स में मौजूद होते हैं और इनकी लिमिट जो होती है बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन हमें ये सेटअप करना पड़ता है कि ये प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा इम्प्यूरिटी इनकी ना हो, क्योंकि प्रिस्क्राइब लिमिट से यदि ज़्यादा इन एलिमेंट्स की, इन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जिन 6 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के मैंने नाम लिए, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, हेवी मेटल, लेड, अगर इनकी प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा इम्प्यूरिटी होती है तो देन दिस इज कॉज सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो थोड़ी से भी अमाउंट, अगर इनके अमाउंट में इनकी इम्प्यूरिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आर्सेनिक और लेड जो है वो क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब जैसे 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 4 × 4 × 16, 16 × 16 इस रेशो में, तो इनकी क्यूमुलेटिव मतलब तेज़ी से इनकी होती है। स्पेसिफिकली 2 कंपाउंड, 6 एलिमेंट तो मैंने बोले हैं जो हम लिमिट टेस्ट में प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी लिमिट, लेकिन आर्सेनिक और लेड जो है वो क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब इस क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, ये जो हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, जिससे जो कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म वाला रिएक्शन होता है बॉडी में वो इफ़ेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जिससे ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये बॉडी में आर्सेनिक और लेड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, कैटाबॉलिज्म नहीं होगा बॉडी में इनका, और ये एक्यूमुलेटेड होना लग जाएंगे, चूँकि एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं बॉडी से। सो अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी सीवियर लेवल पे बढ़ जाती है। देन दिस इज कॉल्ड सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट, दिस कॉज सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट। सो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि फार्माकोपिया में जो फिक्स लिमिट दी हुई है इन एलिमेंट्स की, वो उस लिमिट्स के अंदर रहे, तभी वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। सो इनकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रिस्क्राइब लिमिट में, जिस लिमिट में ये जा रहे हैं बॉडी के अंदर और थेरेपेटिक एक्शंस को बनाए रखे बॉडी को, वो देखना जरूरी होता है। सो इन पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफाई करना है और इम्प्यूरिटी के लिमिट्स को मेंशन करना है। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को देखते हुए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब लिमिट टेस्ट की जनरल बात कर लें। लिमिट टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो 6 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का परफॉर्म किया जाता है, जैसे मैंने बताया, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, लेड, हेवी मेटल्स और आर्सेनिक। ये लिमिट टेस्ट जो होता है इसमें सिंपली कंपैरिजन किया जाता है 3 पैरामीटर के आधार पे। पहला होता है ओपुलोसेंस, दूसरा होता है टर्बिडिटी और तीसरा होता है कलर इंटेंसिटी। सो इन 3 पैरामीटर के आधार पे इन 6 एलिमेंट्स क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल, आर्सेनिक और लेड का हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये जो लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इस लिमिट टेस्ट में हम स्मॉल क्वांटिटी में किसी भी केमिकल में मौजूद इन 6 एलिमेंट्स की इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी क्वांटिटी को फिक्स करते हैं एज पर इंडियन फार्माकोपिया। इसलिए लिमिट टेस्ट एक सेमी क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। सो लिमिट टेस्ट इज अ सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस टाइप इन विच वी विल आइडेंटिफाई अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज of 6 inorganic elements which is present in a प्रिस्क्राइब्ड फार्माकोपिया लेवल। उस फार्माकोपिया लेवल से ज़्यादा, जो फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन है, उससे ज़्यादा प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं होना चाहिए इन 6 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेमी क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जिसे हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। ये लिमिट टेस्ट जिस ग्लासवेयर में परफॉर्म किया जाता है, स्पेसिफिकली ये लिमिट टेस्ट जो है 4 कंपाउंड का लिमिट टेस्ट हम किस में परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्लासवेयर में परफॉर्म करते हैं जिसे हम नेजलर सिलेंडर बोलते हैं, जिसका आप डायग्राम देख पा रहे हैं स्लाइड्स में। ये नेजलर सिलेंडर एक बोरोसिलिकेट ग्लास का बना टेम्पर और हीट रजिस्टेड ग्लासवेयर्स होता है, जिसमें 50 ml और 100 ml 2 अलग अलग साइज़ के होते हैं। पर प्रिस्क्राइब लिमिट में हम आइडेंटिकली या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो यूज़ करते हैं नेजलर सिलेंडर, वो 50 ml का होता है। इसमें 50 ml तक सोल्यूशन फुलफ़िल किया जा सकता है या सॉल्वेंट फुलफ़िल किया जा सकता है। हम 4 जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, सल्फेट, आयरन,
lead and heavy metals and chloride, सल्फेट, क्लोराइड, आयरन, लेड एंड हेवी मेटल्स, ये जो 5 एलिमेंट होते हैं इनका जो लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं नेजलर सिलेंडर में। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक दूसरा एपरेटस यूज होता है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये नेजलर सिलेंडर होता है, ये कलरलेस ग्लास का बना हुआ होता है, यूनिफॉर्म डायमीटर का होता है, इसकी हाइट स्पेसिफिक होती है एज पर फार्माकोपिया। हम 2 सिमिलर टाइप्स के नेजलर सिलेंडर को लेते हैं और हर दोनों सिलेंडर पे हम अलग अलग लेबल कर देते हैं। एक पे टेस्ट लिख देते हैं जिसमें हम टेस्ट सैंपल प्रिपेयर करेंगे, दूसरे पे हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड एस जिस पे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, एंड देन फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रख के, एक ही हाइट पे रख के हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड के साथ टेस्ट का कंपैरिजन करेंगे, वर्टिकली देखेंगे और ये देखेंगे कि किस नेजलर सिलेंडर में इम्प्यूरिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है इन फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी और इन फॉर्म ऑफ ऑपुलेसेंस और इन फॉर्म ऑफ कलर इंटेंसिटी, और उस कंपैरिजन के आधार पे हम निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि हमारा जो भी लिमिट टेस्ट है वो पास है या फेल है। अब जब ओपुलोसेंस प्रोड्यूस होता है, जैसे मैंने 3 क्राइटेरिया बोले, ओपुलोसेंस का मतलब होता है सडन सरफेस जो होती है, जो नेजलर सिलेंडर है, नेजलर सिलेंडर के अपर सरफेस पे, नेजलर सिलेंडर के अपर सरफेस पे यहाँ ऊपर की तरफ, जहाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ यदि ओपुलोसेंस प्रोड्यूस होता है तो वो पूरी सरफेस जो होती है वो वाइटी सरफेस हो जाती है। वाइट कलर के डिजॉल्वेबल या सॉल्युबल प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो जाते हैं और धुंध जैसी होती है, ठंड के दिनों में धुंध दिखती है, उस तरीके से सोल्यूशन दिखने लग जाता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लासवेयर से नेजलर सिलेंडर इसमें से हमें दिखते हैं टेस्ट और स्टैंडर्ड में। तो हम कंपैरिजन करते हैं कि ओपुलोसेंस किस में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, स्टैंडर्ड या टेस्ट में, और उसके आधार पर हम लिमिट टेस्ट का रिजल्ट निकालते हैं। जब टर्बिडिटी की बात होती है तो टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी को बोला जाता है हिंदी में अगर बोले तो अशुद्धि, और अशुद्धि जो होती है वो सॉल्वेंट में सोल्यूशन से ज़्यादा हेवी होती है, और जो सब्सटेंस हेवी होता है वो बॉटम में आके क्या हो जाता है, यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, नीचे की तरफ, यहाँ नीचे आके डिपॉजिट हो जाता है। सो अगर इम्प्यूरिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो इम्प्यूरिटीज इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगी, और जो सब्सटेंस इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा वो बॉटम में जाके नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। सो हम बॉटम में जो डिपॉजिट हो रही है इम्प्यूरिटी, उसके कंपेरिजन के आधार पे यदि किसी एलिमेंट्स में इम्प्यूरिटीज प्रोड्यूस हो रही है तो उस इम्प्यूरिटी के कंपेरिजन के आधार पे हम रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा लिमिट टेस्ट पास है या फेल है। और तीसरा जिसे हम बोल रहे हैं कलर, सो इफ एनी कलर विल बी प्रोड्यूस इन टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल, वी विल कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ कलर, कि कलर किस में ज़्यादा डार्क आ रहा है और किस में ज़्यादा लाइट आ रहा है, उस कलर के कंपेरिजन के आधार पे हम कंक्लूडिव रिजल्ट पे निकलेंगे ऑब्जर्वेशन करके कि हमारा लिमिट टेस्ट पास है या फेल है। सो बेसिकली इन 6 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे नेजलर सिलेंडर में, 5 का नेजलर सिलेंडर में, और कंपेयर करेंगे कलर इंटेंसिटी के आधार पे, ओपुलोसेंस के आधार पे और टर्बिडिटी के आधार पे। ओपुलोसेंस जब भी प्रोड्यूस होंगे तो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल रहेंगे और सॉल्युबल प्रेसिपिटेट वाइट सरफेस प्रोड्यूस करेंगे या धुंध सा प्रोड्यूस करेंगे, या जिसको कहते हैं लाइट वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेंगे जो सॉल्युबल हो जाएंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। जब टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी तो टर्बिडिटी बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगी, उसके आधार पर कंपैरिजन करेंगे। और जब कलर प्रोड्यूस होंगे तो दोनों में कलर प्रोड्यूस होंगे, टेस्ट और स्टैंडर्ड में। कलर कौन सा डार्क है और कौन सा लाइट है उस कंपैरिजन के आधार पर, कलर इंटेंसिटी के कंपैरिजन के आधार पर हम लिमिट टेस्ट के रिजल्ट के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सो ये एक बेसिक का कॉन्सेप्ट हो गया जो हमें पता होना चाहिए। प्योरिटी पता होना चाहिए, इम्प्योरिटी पता होना चाहिए, नेजलर सिलेंडर पता होना चाहिए, डायमीटर पता होना चाहिए, ओवरऑल क्राइटेरिया पता होना चाहिए कंपैरिजन का, कितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की इम्प्योरिटी जो होती है उससे हम लिमिट टेस्ट के थ्रू परफॉर्म करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये पता होना चाहिए। हमने जनरल डिस्कस किया। अब हम आगे चलें। पहला एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सेक्शन 1 में कवर करना है, जिसे कहेंगे टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। सो आप एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से लिखेंगे। आप केमिस्ट्री वाली प्रैक्टिकल फाइल लेंगे, जो सिंपली हम 11-12 में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के लिए या 10th में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए जो प्रैक्टिकल फाइल यूज़ करते थे वो प्रैक्टिकल फाइल लेना है। उसमें 2 साइड होती है, एक वाइट पेज वाली साइड होती है, एक लाइनिंग वाली साइड होती है। सो लाइनिंग वाली साइड पे सबसे ऊपर टॉप पे हमें एक्सपेरिमेंट नंबर डालना है, और एक्सपेरिमेंट नंबर डालने के बाद पहला पॉइंट लिखना है एम ऑब्लिक ऑब्जेक्ट जो रहेगा हमें लिखना कैसे, टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट
ऑफ क्लोराइड भी लिख सकते हैं, फॉर क्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ एम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा रेफरेंस, लाइनिंग वाली सरफेस पे लिखना है। रेफरेंस हमको एटलीस्ट 3 देना है, और रेफरेंसिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस जो देंगे वो 3 रेफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 3 रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ मैंने 2 मेंशन किए। 3 रेफरेंस में आपको पहला रेफरेंस इंडियन फार्माकोपिया का देना है, दूसरा रेफरेंस कोई भी एक रेफरेंस बुक का देना है, ऑलरेडी हम बुक डिस्कस कर चुके हैं, रेफरेंस बुक भी। एंड थर्ड जो आपको देना है वो रेफरेंस देना है किसी भी टेक्स्ट बुक का। सो आप एटलीस्ट 3 रेफरेंस देंगे तो सही रहेगा। जो सीक्वेंस होता है वो 3 रेफरेंस का होता है, पर अगर आप 3 के अलावा 2 रेफरेंस भी देना चाहें तो 2 रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। सो रेफरेंसिंग लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होगा। पहला जैसे हमने लिखा प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये बुक है, बुक का हेडिंग है। सो बुक का हेडिंग सबसे पहले आएगा, उसके बाद कॉमा, फिर जो भी हेडिंग लिख लिया उसके बाद कॉमा लगाने के बाद जो भी एडिशन है, एडिशन आपको सेकंड पेज पे मिलेगा कि ये कौन सा एडिशन है। सो ये बुक का एडिशन 4th एडिशन है तो 4th एडिशन लिखा, फिर डेस लगा के कौन सा पार्ट है, पार्ट भी मेंशन किया हुआ रहता है बुक्स में, तो पार्ट 1, फिर उसके बाद फिर से कामा, एडिटेड बाय या रिटन बाय, जो भी ऑथर इस बुक को लिख रहा है उस ऑथर का नाम, अगर 2 ऑथर है तो पहले नाम शॉर्ट में AH लिख दिया, उसके बाद सरनेम ब्रैकेट फिर कॉमा, दूसरा राइटर JB, उसके बाद स्टानलेक, फिर कॉमा, उसके बाद पब्लिकेशन हाउस का नाम जैसे हमने लिखा CBS पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर, देन कॉमा, उसके बाद कौन से ईयर में पब्लिश हुई उस ईयर का उस ईयर को मेंशन करना है। सो 205, फिर कॉमा, फिर पेज नंबर को P से मेंशन किया, जिस पेज नंबर से हम ये प्रोसेस ले रहे हैं उस पेज नंबर को लिखना है। सो पेज नंबर 40 एंड 41 पे ये दिया हुआ है, तो 40,41 ये पहला रेफरेंसिंग इस तरीके से लिखा। दूसरा रेफरेंसिंग हमने इंडियन फार्माकोपिया का डाला। सो इंडियन फार्माकोपिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कॉमा, इंडियन फार्माकोपिया के बाद बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कॉमा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज किया है, एंड वॉल्यूम फर्स्ट, कॉमा, 2007, पेज नंबर 69। तो इस तरीके से हमें रेफरेंस लिखना है। आई थिंक आपको रेफरेंस लिखने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये रेफरेंस इसी तरीके से हमें लाइनिंग वाले पेज पर लिखना है। तीसरा कॉलम हमें रिक्वायरमेंट लिखना है, और रिक्वायरमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट एपरेटस की होगी, केमिकल्स की रहेगी और इंस्ट्रूमेंट की रहेगी। सो यहाँ हमें एपरेटस लग रहा है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को परफॉर्म करने के लिए नेजलर सिलेंडर, बीकर, स्पेचुला, ग्लास रॉड, पिपेट, मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा जहाँ तक केमिकल की बात करें तो केमिकल लगेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, डिस्टिल वाटर। इंस्ट्रूमेंट वैसे तो कुछ खास नहीं लगना है, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें, यूज़ करना ही एनालिटिकल बैलेंस एंड सोनिकेटर आपको यूज़ करना जरूरी नहीं होता है। सोनिकेटर होमोजेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, मिक्स करने के लिए सोल्यूशन को, तो आप मिक्सिंग के लिए स्टिर करते हुए ग्लास रॉड की मदद से भी प्रॉपरली मिक्स कर सकते हैं। सो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो आपको रिक्वायरमेंट जो लिखना, तीसरा पॉइंट लिखना है, और रिक्वायरमेंट को 3 सब पार्ट में डिवाइड करना है। पहला एपरेटस, दूसरा केमिकल और तीसरा इंस्ट्रूमेंट, और तीनों को आपको मेंशन करना है। थ्योरी की बात जहाँ तक करें, थ्योरी में आपको जो हमने पहले डिस्कस करा प्रीवियस 4th पॉइंट आपका थ्योरी रहेगा। अगेन आपको लाइनिंग वाली पोर्शन में ही लिखना है। थ्योरी में आपको प्योरिटी की डेफिनेशन लिखना है, इम्प्योरिटी की डेफिनेशन लिखना है, नेजलर सिलेंडर का डायग्राम बनाना है लाइनिंग वाले सरफेस पे, उससे समझाना है, नेजलर सिलेंडर के बारे में लिखना है। फिर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन कौन से लिमिट टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनके बारे में लिखना है, लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आपको पैरामीटर्स या डायमीटर, कौन कौन से डायमीटर के आधार पे आप कंपैरिजन करते हैं, उन कंपैरिजन को, ऑपुलेशंस को समझाना है, टर्बिडिटी को समझाना है, एंड कलर इंटेंसिटी को समझाते हुए सारा जो है इम्प्योरिटीज़ और प्योरिटीज़ को समझाते हुए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है थ्योरी वाले पोर्शन में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थ्योरी में इतनी चीज़ें मेंशन करने के बाद फोर्थ पार्ट में आपको लिखना है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल इस पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट का लिखना है। सो इस लिमिट टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इस पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट में जो AgNO3 होता है वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। जब AgNO3 सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है बेसिकली डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में। सो यह 2 चीज़ें होती है। जो डाइल्यूट HNO3 होता है, आप रिएक्शन में देख रहे हैं इक्वल टू लिखा है मैंने, इस इक्वल टू के ऊपर डाइल्यूट HNO3 नहीं लिखा हुआ है। सो AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। दिस सिल्वर क्लोराइड will be form white
colored soluble precipitate which produce opulescence in Nessler cylinder, and with the help of this opulescence we will compare the standard and test sample in prospect of this opulescence and concluded that limit test of chloride will be passed or fail. सो हम क्या करते हैं, जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट जो कि सॉल्युबल होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ये सिल्वर क्लोराइड के वाइट सॉल्युबल प्रेसिपिटेट ओपुलोसेंस प्रोड्यूस करते हैं टेस्ट सैंपल में और स्टैंडर्ड सैंपल में। इस ओपुलोसेंस के कंपैरिजन के आधार पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पास है या फेल है। इससे हम बेसिक प्रिंसिपल बोलते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का। और अब इस रिएक्शन में हम देखें कि AgNO3 के साथ जब NaCl रिएक्ट कर रहा है तो ये रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में हो रही है। ये डाइल्यूट HNO3 में आप देखें H के ऊपर प्लस चार्ज है, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज है। ये HNO3 डाइल्यूट HNO3 कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिससे NO3 ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। AgNO3 में मौजूद NO3 ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा HNO3 के साथ मौजूद NO3 के साथ रिएक्ट करके। ये NO3 ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करेगा Na के साथ तो NaNO3 ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। अब जितना NO3 रिएक्ट करेगा Na के साथ उतना ही ज़्यादा Ag रिलीज़ होगा, जितना Ag रिलीज़ होगा वो उतना ही ज़्यादा Cl के साथ रिएक्ट करेगा और जितना AgCl बनेगा उतना ही ओपुलोसेंस जल्दी प्रोड्यूस होंगे, उतना ही रिजल्ट जल्दी ऑब्टेन्ड होगा। सो अल्टीमेटली डाइल्यूट HNO3 दूसरे कंपाउंड के प्रेसिपिटेट को रोकता है कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू एंड AgCl के प्रेसिपिटेट को इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है। इसलिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड्स को लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में यूज़ किया जाता है। रीज़न पूछा जाता है व्हाई वी विल यूज़ डाइल्यूट HNO3 इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। सो हमने आंसर उसका कर दिया है कि डाइल्यूट HNO3 हम किस लिए यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में। तो फोर्थ पॉइंट में आपको क्या क्या लिखना है क्लियर हो गया। प्रिंसिपल लिखने के बाद रिएक्शन लिखना है और रिएक्शन में हमें ये बताना है कि AgCl के वाइट सॉल्युबल प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो ओपुलोसेंस सिल्वर क्लोराइड बना के और प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। सो ये हो गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल। चौथा पॉइंट हमें जो लिखना है वो प्रोसीजर लिखना है। देखिए प्रोसीजर को याद करने का तरीका, प्रोसीजर को लिखने का तरीका पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं ये लिमिट टेस्ट का कंक्लूजन करके आपको एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली लिमिट टेस्ट को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक हम डिस्कस भी करेंगे लेटर हाफ में एंड में। सो प्रोसीजर पांचवा पॉइंट है। प्रोसीजर को दो सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दो नेज़लर सिलेंडर लेंगे, एक पे T लिखेंगे, एक पे हम लिखेंगे S। सो T एंड S दोनों लिखा। T एंड S लिखने के बाद हमने क्या किया, जो टेस्ट वाला नेज़लर सिलेंडर है उसमें 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को वे करके डाल दिया। उसमें 10 ml हमने क्या किया, डिस्टिल वाटर डाल दिया। फिर इस नेज़लर सिलेंडर में हमने क्या करा, 10 ml डाइल्यूट HNO3 डाल दिया। सबको अच्छे से मिक्स करते रहे। अब इसको अप टू 50 ml डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप कर दिया और इसमें लास्ट हमने 1 ml 0.1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन डाल दिया और इस पूरे सोल्यूशन को स्टिर किया ग्लास रॉड से और इसको 5 मिनट तक एक पर्टिकुलर स्टैंड पे हमने सेटल डाउन होने के लिए रख दिया। अब दूसरा नेज़लर सिलेंडर लिया जिस पे हमने S लिखा है। उस नेज़लर सिलेंडर में हमने 10 ml क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया और उसमें हमने क्या किया, 10 ml डाइल्यूट HNO3 मिलाया। उसके बाद इस पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम मेकअप कर दिया 50 ml डिस्टिल वाटर के साथ और इसको इसमें लास्ट में हमने क्या करा, 1 ml 0.1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन मिक्स कर दिया। इसे भी अच्छे से ग्लास रॉड से स्टिर करके 5 मिनट तक रख दिया सेटल डाउन होने के लिए ओपुलोसेंस को। देन हमने कंपेयर किया दोनों नेज़लर सिलेंडर को, S और टेस्ट को, स्टैंडर्ड और टेस्ट को। जिस पे AS लिखा है वो स्टैंडर्ड, जिस पे T लिखा है वो टेस्ट। सो क्या होगा, ओपुलोसेंस और टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी। यदि ओपुलोसेंस और टर्बिडिटी स्टैंडर्ड में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और टेस्ट में कम होती है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास है। यदि स्टैंडर्ड में कम हो रही है और टेस्ट में ज़्यादा हो रही है तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हमारा फेल हो जाएगा। और यदि दोनों में इक्वल हो रही है ओपुलोसेंस या टर्बिडिटी प्रोड्यूस तो भी हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पास हो जाएगा। इस तरीके से हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं, किस पे,
लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के। सो छठा पॉइंट हमारा रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट में हम कंपेयर करेंगे। नेस्लर सिलेंडर एस में स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लिया, टी में टेस्ट सोल्यूशन बना लिया। दोनों को हमने 5 मिनट तक एक ही प्लेटफॉर्म पे बिना हिलाए डुलाए अच्छे से स्टिर करने के बाद रख दिया, कंपेयर किया। कंपेयर करने पे ऑब्जर्व किया कि ओपुलोसेंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो टर्बिडिटी के फॉर्म में, और ये टर्बिडिटी वापस ओपुलोसेंस में प्रोड्यूस हो रही है, चूँकि सिल्वर क्लोराइड के सॉल्युबल प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहे हैं और सॉल्युबल प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल नहीं है, तो टर्बिडिटी प्रोड्यूस जो होगी वो सडन पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोड्यूस होगी और देन वो ओपुलोसेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम ओपुलोसेंस के कंपैरिजन के आधार पे, टेस्ट और स्टैंडर्ड के कंपैरिजन के आधार पे हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पास है या फेल। इस तरीके से हमें 6 पॉइंट पे हमें क्या लिखना है, लिमिट टेस्ट लिखना है। इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, इसी सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। जहाँ प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन और प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन को लिखने की बात है तो इसे आप पास्ट टेंस में लिखेंगे क्योंकि आप परफॉर्म कर चुके होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। प्रोसेस में मेंशन है कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का कैसे बनाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड का जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो बनाने के लिए हम 0.05845 ग्राम सोडियम क्लोराइड वे करेंगे, उसे 100 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे। एक बीकर में हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, नेज़लर सिलेंडर लेने के पहले एक बीकर लेंगे, उस बीकर में 0.05845 ग्राम सोडियम क्लोराइड वे करेंगे, उस बीकर में डालेंगे, उसमें 100 ml वाटर डाल के इस पूरे सोल्यूशन को प्रॉपर्ली ग्लास रॉड से मिक्स करके डिजोल्व कर लेंगे और इसका 10 ml हम क्या करेंगे, पिपेट आउट करके एज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमने लिया प्रोसेस में स्टैंडर्ड सैंपल बनाने के लिए वहाँ 10 ml लेंगे। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का। 0.05845 ग्राम NaCl इसलिए लेते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट 58.45 ग्राम होता है और हम जो बना रहे हैं वो 0.5 मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बना रहे हैं। तो हम क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे डेसिमल लगा के और 0.05845 ग्राम NaCl लेंगे 100 ml। अगर हम 58.45 ग्राम लेते हैं NaCl तो हमें उसे 1000 ml वाटर में डिजोल्व करना रहता है और अननेसेसरी हमें ना तो सॉल्यूट वेस्ट करना है ना सॉल्वेंट वेस्ट करना है। इसलिए सॉल्यूट की क्वांटिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम 0.05845 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ml वाटर में डिजोल्व करके सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उसका 10 ml एज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर करने के लिए लेते हैं। दूसरा सोल्यूशन हमें बनाना रहता है डाइल्यूट HNO3 का। यदि कंसनट्रेटेड HNO3 है तो उससे हमें डाइल्यूट HNO3 बनाने के लिए HNO3 जो है वो 106 ml HNO3 लेना है और उसमें 1000 ml वाटर में उसे मिक्स कर देना है। देन वो कंसनट्रेटेड डाइल्यूट HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 डाइल्यूट HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। चूँकि HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 106 होता है, सो हम 106 ml HNO3 पिपेट आउट करके एक बीकर में लेते हैं, उसमें 1000 ml वाटर मिला देते हैं और उस रिएजेंट्स को हम बोलते हैं डाइल्यूट HNO3 जो लगना है हमें स्टैंडर्ड और टेस्ट में। इसी में से हम पिपेट आउट करके फिर डाइल्यूट HNO3 लेते हैं। तीसरा सोल्यूशन जो हमें लग रहा है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में वो लग रहा है 0.1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन। सो AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 169। अब 169 ग्राम अगर आप AgNO3 लोगे तो आपको 1000 ml वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा। AgNO3 बहुत कॉस्टली केमिकल्स होता है। 25 ग्राम के आसपास जो छोटी डब्बी आती है इसकी सॉलिड की वो करीब 7,500 से 8,000 रुपये की आती। सो हम 25 ग्राम रहता है उसमें, अगर 169 ग्राम लेंगे तो इट इज़ टू मच ऑफ कॉस्टली, है ना। सो हम इतनी कॉस्ट को बियर करना प्रॉपरली नहीं और इतना सोल्यूशन यूज भी नहीं होता है। सो हम क्या करते हैं 0.1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन बनाने के लिए 169 को हम कन्वर्ट करते हैं 1.69 ग्राम में और 1.69 ग्राम AgNO3 वे करके उसे 100 ml वाटर में डिजोल्व करते हैं। इस प्रकार हमारा 0.1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन बन जाता है। इसकी एक ml क्वांटिटी हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करने में जो प्रोसीजर हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है वहाँ क्लियर है। तो 1 ml हम AgNO3 स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने में लेते हैं, 1 ml सोल्यूशन टेस्ट सोल्यूशन। सो ये सिंपल ये सोल्यूशन बनाना आपको पता होना चाहिए और क्यों बना रहे, कैसे बना रहे, ये चीज़ भी डिस्कस करना जरूरी था। सो यहाँ पे आके हमारे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में रीजनिंग बेस्ड पूछे जा सकते हैं। क्यों डाइल्यूट HNO3 यूज़ किया जाता है, कैसे ये डिफरेंट सोल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन प्रिपेयर करने का तरीका हो गया, प्रिंसिपल पूछा जाता है, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल पूछा जाता है, स्टैंडर्ड सैंपल पूछा जाता है एंड रिजल्ट। अगर थ्योरी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थ्योरी एग्जामिनेशन में, तो आपको वहाँ प्रिंसिपल लिखना होता है,
वहाँ पे आपको प्रोसीजर लिखना रहता है और रिजल्ट लिखना रहता है। और अगर प्रैक्टिकल में आता है तो प्रैक्टिकल में लिखने का सीक्वेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इस तरीके से ये हो गया लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड किस पैरामीटर पे बेस होता है। सो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को हम ओपुलेसेंस ऑब्लिक टर्बिडिटी पे बेस्ड टर्बिडिटी पैरामीटर पे बेस कंपैरिजन बोल सकते हैं। ओपुलेसेंस ऑब्लिक टर्बिडिटी इसलिए कि इसमें टर्बिडिटी भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस होती है वो सॉल्युबल होती है। और सॉल्युबल टर्बिडिटी कभी भी, मैंने बोला इनसॉल्युबल टर्बिडिटी बॉटम में डिपॉजिट होगी, सॉल्युबल टर्बिडिटी कन्वर्ट हो जाती है ओपुलेसेंस में एंड देन दे विल बी प्रोड्यूस सम ओपुलेसेंस। सो हम बेसिकली लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में जो कंपैरिजन करते हैं वो ओपुलेसेंस बेस पे करते हैं। टर्बिडिटी भी प्रोड्यूस होती है नो डाउट, पर टर्बिडिटी बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और वो ओपुलेसेंस में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया, सारे क्वेश्चन एटलीस्ट मेरे हिसाब से जो होना चाहिए हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, जिसे हम बोलेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट या लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। अगेन पहला सेक्शन वही, सेकंड सेक्शन एज इट इज़, पेज नंबर चेंज होंगे। यहाँ पे 42 43 है एंड इंडियन फार्माकोपिया के 72 पेज नंबर पे है। नेजलर सिलेंडर, बीकर, स्पेचुला, रिक्वायरमेंट की जहाँ तक बात है, एपरेटस एज यूजुअल वही लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट भी सारे वही लगेंगे, केवल केमिकल्स चेंज होंगे। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड लगेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगेगा, इथेनॉल लगेगा, पोटेशियम सल्फेट लगेगा, एसिटिक एसिड एंड डिस्टिल वाटर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट में देखें, अगला देखें। थ्योरी में अगेन आपको सारी लिमिट टेस्ट के बारे में लिखना है, सारी चीज़ें लिखेंगे, वही सारी चीज़ें जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में लिखी है, पैरामीटर थ्योरी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन प्रिंसिपल चेंज होगा। यहाँ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब बेरियम क्लोराइड सल्फेट के साथ, सॉल्युबल सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, there will be the turbidity will be produced and this turbidity will be compared and in this comparison we will conclude the result of limit test of सल्फेट। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, सो बेरियम सल्फेट्स के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं और सोडियम क्लोराइड के सॉल्युबल प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं। ये जो बेरियम सल्फेट के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होते हैं, ये बेरियम सल्फेट के सॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं और ये टर्बिडिटी नेजलर सिलेंडर के बॉटम में क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। इन टर्बिडिटी के कंपेरिजन के आधार पे हम लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का कंपैरिजन करते हैं और रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पास है या फेल। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फाइड के साथ डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट की टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म में नेजलर सिलेंडर के बॉटम में डिपॉजिट हो जाती है। इस नेजलर सिलेंडर के बॉटम में डिपॉजिट इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट की टर्बिडिटी के कंपैरिजन के आधार पे हम लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का कंक्लूजन या रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट हमारा पास है या फेल है। इसे जनरल प्रिंसिपल बोला जाता है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का। ठीक है, ये प्रिंसिपल लिख दिया। अब उसके बाद लिखना है वाई वी विल यूज डाइल्यूट HCl इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सो डाइल्यूट HCl क्या करता है, दूसरे एसिड्स रेडिकल्स के प्रेसिपिटेट को रोकता है, प्रिवेंट करता है और कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू बेरियम क्लोराइड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है, आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेरियम सल्फेट्स के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे एसिड रेडिकल्स के प्रेसिपिटेट जैसे फास्फेट और ऑक्सलेट के प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं, रुक जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं। इसलिए हम लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में डाइल्यूट HCl को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये सल्फेट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। जहाँ तक बात है सल्फेट आयन जो मौजूद होता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बेरियम सल्फेट्स के साथ रिएक्ट करके टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। अब एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में डिस्कस करना ज़रूरी है, 1984 के पहले जो इंडियन फार्माकोपिया जितने भी पब्लिश हुए उसमें ये मेंशन था कि हम बेरियम क्लोराइड को यूज़ करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में। लेकिन 1985 के बाद जितनी भी इंडियन फार्माकोपिया आई, IP 1985 के बाद और 1985 की इंडियन फार्माकोपिया में ये मेंशन किया गया है कि आप बेरियम क्लोराइड की जगह बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स का यूज़ करें लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में।
रीजन इसके पीछे क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट बना किससे होता है। बेरियम सल्फेट रिएजेंट में 3 कंपोनेंट मौजूद होते हैं, एक बेरियम क्लोराइड, दूसरा एल्कोहल और तीसरा पोटेशियम सल्फेट। इन 3 कंपाउंड से मिलकर बेरियम सल्फेट रिएजेंट बनता है। अब ये कंपाउंड कितनी क्वांटिटी में होता है उससे ज़रा समझ लें। बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स बनाने के लिए हम 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। 0.0 मोलर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम 12 ग्राम बेरियम क्लोराइड को वे करते हैं, उसे एक बीकर में लेते हैं और उसमें 100,000 ml हम उसमें वाटर मिला देते हैं। इस तरीके से 12 ग्राम बेरियम क्लोराइड को लेके हमने 1000 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया। इस सोल्यूशन को हमने बोला 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब इस बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन का 15 ml हम पिपेट आउट करके दूसरे बीकर में ले लेते हैं। उस बीकर में 55 ml हम वाटर मिला लेते हैं और उसी में 55 ml वाटर मिलाने के बाद 20 ml एल्कोहल मिला लेते हैं और लास्ट में 5 ml 0.0181% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन मिला लेते हैं पोटेशियम सल्फेट का। अब ये 0.1081% जो वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है पोटेशियम सल्फेट का, वो बनाने के लिए एक दूसरा बीकर लेते हैं, उसमें 0.0181 ग्राम पोटेशियम सल्फेट वे करके बीकर में डालते हैं और उसमें 100 ml वाटर डिजोल्व कर देते हैं। तो ये सोल्यूशन हो गया 0.0181% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन हो गया पोटेशियम सल्फेट का। इसका 5 ml पिपेट आउट करके हम किस में ले लेते हैं, उस बीकर में ले लेते हैं जिसमें हमने 15 ml 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड लिया था, 55 ml वाटर लिया था, 20 ml एल्कोहल लिया था, उसमें हमने 5 ml 0.018% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ले लिया पोटेशियम सल्फेट का। और ये जो सोल्यूशन बना इसको अप टू 100 ml वाटर के साथ वॉल्यूम मेकअप करके रिएजेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। इस रिएजेंट को बोलते हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट कैसे बना। और बेरियम सल्फेट रिएजेंट में बेसिक कंपोजिशन किन 3 एलिमेंट्स का ज़्यादा होता है, बेरियम क्लोराइड, एल्कोहल और पोटेशियम सल्फेट्स का। अब हम ये देखें कि हम ऐसा क्यों करते हैं, वाई वी विल यूज बेरियम सल्फेट रिएजेंट इंस्टेड ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, है ना। हम बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को अलोन ही यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में, और उसके अपेक्षा बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसके 2 बेसिक रीजन होते हैं। पहला, जो हमने पोटेशियम सल्फेट यूज़ किया बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया, ये पोटेशियम सल्फेट रिएक्शन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देगा मीन्स आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, बेरियम के आयोनाइजेशन को बढ़ाएगा, सल्फेट के आयोनाइजेशन को बढ़ाएगा। सो आयोनाइजेशन अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो बेरियम क्लोराइड के अपेक्षा बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज़ करते हैं तो उसमें पोटेशियम सल्फेट मौजूद होता है। वो स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होने के बावजूद भी रेट ऑफ सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है, आयनिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके। सो ये बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू अलोन बेरियम क्लोराइड के बेरियम सल्फेट रिएजेंट ज़्यादा बेनिफिशियल है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जो एल्कोहल हम मिक्स कर रहे हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट में, वो सुपर सेचुरेशन को रोकता है। अब सुपर सेचुरेशन क्या होता है, सॉल्यूट की एक्सेसिव क्वांटिटी टेम्परेचर को हीट करने के बाद सॉल्वेंट के अंदर अगर डिजॉल्व होती जाती है तो उसे हम सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। हमने सोल्यूशन वाले वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। सो सुपर सेचुरेशन को रोकना इसलिए ज़रूरी है कि यदि सुपर सेचुरेशन होता रहेगा तो जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होना चाहिए इनसॉल्युबल फॉर्म में बेरियम सल्फेट के, वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, और वो अगर प्रोड्यूस नहीं होंगे तो टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी और अल्टीमेटली हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये एल्कोहल एक्सेसिव क्वांटिटी में सुपर सेचुरेशन को रोकेगा और जो मिनिमम क्वांटिटी नेसेसरी है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को मेंटेन करके रखता है। तो एल्कोहल कहीं ना कहीं सुपर सेचुरेशन को रोक रहा है। अब अगर हम केवल बेरियम क्लोराइड प्लेन ले लेंगे, अलोन बेरियम क्लोराइड लेंगे तो सुपर सेचुरेशन को नहीं रोक पाएंगे, सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बेरियम क्लोराइड की जगह बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स को यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में। सो 2 रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन गए हमारे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के। वाई वी विल यूज डाइल्यूट HCl इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, and what is the composition of barium sulfate reagents in limit test of sulfate, and how you will prepare the barium sulfate reagents, and fourth one is why we will use barium sulfate reagent instead of barium chloride solution alone. So ये 3 important 4 या 5 important रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए। 4th पॉइंट, प्रोसीजर। अच्छा, ये आप रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन अगर चाहें तो प्रैक्टिकल फाइल में भी मेंशन कर सकते हैं, पर लाइनिंग वाली साइड में,
ब्लैंक साइड पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना, ठीक है। 5th पॉइंट प्रोसीजर में अगेन 2 नेजलर सिलेंडर लेंगे, एक पे टेस्ट लिखेंगे, एक पे स्टैंडर्ड लिखेंगे, एस लिखेंगे या टी लिखेंगे। जो टेस्ट वाला सोल्यूशन है उसमें 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड को वे करके लेंगे, उसके अंदर 10 ml डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, फिर 2 ml डाइल्यूट HCl मिक्स करेंगे, फिर इस सोल्यूशन में अप टू 45 ml डिस्टिल वाटर मिला के लास्ट में 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स को मिक्स कर देंगे। पूरे सोल्यूशन को ग्लास रॉड से स्टिर करके टेस्ट सोल्यूशन को सेटल डाउन होने के लिए प्लेटफॉर्म पर रख देंगे 5 मिनट तक। अब प्रिपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड 1 ml 0.10 सोल्यूशन लेंगे। पोटेशियम सल्फेट का कैसे बनाना है वो क्लियर है। 0.1089 ग्राम पोटेशियम सल्फेट वे करके उसे 100 ml में डिजोल्व कर देना है। उसका 1 ml पिपेट आउट करके नेजलर सिलेंडर में ले लेना है, उसमें 9 ml डिस्टिल वाटर मिक्स कर देना है। 2 ml हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स कर देना है। उसके बाद लास्ट में 45 ml वाटर से डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप करके 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट भी डाल देना है स्टैंडर्ड में, और इससे भी कंटिन्यूसली स्टिर करके और स्टैंडर्ड और टेस्ट को एक ही प्लेटफॉर्म पे 5 मिनट तक सेटल डाउन होने के लिए टर्बिडिटी को रख देना है और कंपैरिजन करना है। यदि स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज़्यादा आती है टेस्ट से तो हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पास है। यदि स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी कम है और टेस्ट की ज़्यादा है तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल है। और यदि दोनों की इक्वल है टर्बिडिटी देन हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पास है। ये रिजल्ट में लिख देना 6 पॉइंट। इस तरीके से हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट भी क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट जो है हमारा उसे बोलेंगे हम 3rd लिमिट टेस्ट ऑफ टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट फॉर आयरन या लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। पहला पॉइंट सेम ही, एम या ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट रेफरेंस एज इट इज़, ये पेज नंबर चेंज होंगे इंडियन फार्माकोपिया के पेज नंबर 79 पे एंड प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 4th एडिशन पार्ट 1 के पेज नंबर 45 एंड 48 पे। रिक्वायरमेंट एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट एज इट इज़ रहेंगे, केमिकल चेंज होंगे। यहाँ केमिकल डाइल्यूट स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन लगेगा, सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा, 20% आयरन फ्री सिट्रिक एसिड सोल्यूशन लगेगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड लगेगा एज ए केमिकल्स यूज़ होगा, एंड अमोनिया सोल्यूशन एज ए केमिकल यूज़ होगा यहाँ पे। सो 3rd पॉइंट रिक्वायरमेंट हो गया। थ्योरी में आपको एज इट इज़ सारी चीज़ें लिखना है, लिमिट टेस्ट से रिलेटेड, प्योरिटी इम्प्योरिटी सारी चीज़ें समझाना है। उसके बाद प्रिंसिपल पे आ जाना है। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए देखें कि इस पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का प्रिंसिपल ये कहता है कि थायोग्लाइकोलिक एसिड जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, देयर विल बी द फॉर्म एसिड इन द अमोनिकल एल्केलाइन मीडियम, सो देयर विल बी द फॉर्म ऑफ फेरस थायोग्लाइकोलेट। सो क्या होता है, जो फेरस थायोग्लाइकोलेट होता है वो पर्पल कलर का कंपाउंड बनता है। सो अगेन तीसरा लिमिट टेस्ट, तीसरा क्राइटेरिया आ गया। यहाँ कलर इंटेंसिटी के कंपैरिजन के आधार पे हम कंक्लूजन पे पूछेंगे कि हमारा लिमिट टेस्ट पास है या फेल है। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, थायोग्लाइकोलिक एसिड आयरन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिकल एल्केलाइन मीडियम में, सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फेरस थायोग्लाइकोलेट विच विल बी प्रोड्यूस पर्पल कलर intensity, and we will compare this purple color intensity of test solution and standard solution and observe, and after observation we will conclude that our limit test of iron will be passed or failed. So इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड जो यूज़ किया जाता है वो क्या करता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है, चूँकि हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन परफॉर्म कर रहे हैं और फेरस और फेरिक 2 कंपाउंड होते हैं, फेरस एंड फेरिक जो कंपाउंड होते हैं उसमें अलग अलग डाइवेलेंट फॉर्म जो होता है उसे हम फेरस फॉर्म बोलते हैं, जिसपे आयरन के ऊपर 2+ लगा हुआ है तो वो फेरस फॉर्म कहलाता है। आयरन के ऊपर 3+ हो गया देन दिस इज कॉल्ड फेरिक फॉर्म। सो आयरन की जो इम्प्योरिटी होती है वो मौजूद होती है या तो फेरिक फॉर्म में या फेरस फॉर्म में। सो ये जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है वो फर्स्टली क्या वर्क करता है, ये आयरन इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती है जो ट्राइवेलेंट फॉर्म में है उनको कन्वर्ट करती है डाइवेलेंट फॉर्म में। सो थायोग्लाइकोलिक एसिड इसलिए लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में यूज़ किया जाता है कि ये आयरन की ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी होती है, फेरिक फॉर्म की जो इम्प्योरिटी होती है उसे डाइवेलेंट या फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है वो पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। ये पर्पल कलर फेरस आयरन जो फेरस आयरन होता है वो अमोनिकल अल्कलाइन मीडियम के साथ रिएक्ट करने के बाद करता है। सो इसलिए थायोग्लाइकोलिक एसिड लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में यूज़ किया जाता है कि वो जो ट्राइवेलेंट आयरन की इम्प्यूरिटीज़ होती है उसको डाइवेलेंट फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फेरिक फॉर्म को। एंड दूसरा ये थायोग्लाइकोलिक एसिड पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है फेरस आयरन की रिएक्शन जो अमोनिकल अल्कलाइन मीडियम से होती है। इसलिए हम थायोग्लाइकोलिक एसिड्स को यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। दूसरा सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये सिट्रिक एसिड भी दो वर्क करता है। पहला, ये आयरन के अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होती है उससे आयरन ऑक्साइड के बनने को रोकता है। अगर आयरन रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो वो अमोनिया में मौजूद हाइड्रो ऑक्साइड डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करके आयरन हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। उस आयरन हाइड्रो ऑक्साइड को बनने से रोकने का काम सिट्रिक एसिड करता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनने देता, पहली चीज़। और दूसरा, ये सॉल्यूशन जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। सो ये सिट्रिक एसिड का वर्क हो गया लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में जितने भी टेस्ट सैंपल यूज़ किए जाएंगे वो आयरन फ्री होना चाहिए, क्योंकि आयरन के अंदर ऑलरेडी अगर आयरन की इम्प्यूरिटीज़ मौजूद है, क्योंकि रिएजेंट्स में आयरन की इम्प्यूरिटीज़ मौजूद या आयरन मौजूद होता है। सो हम जितने भी कंपाउंड यूज़ करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में उसमें लेबल का ध्यान रखेंगे कि लेबल उन सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर लेबल लगा हो FET मतलब आयरन फ्री। सो आयरन फ्री कंपाउंड को ही हम यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में डिफरेंट सैंपल को। ठीक है, प्रोसीजर जहाँ तक बात है, नेज़लर सिलेंडर लिया, टेस्ट सोल्यूशन बनाना है और स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। सो एक नेज़लर सिलेंडर लिया जिस पे T लिखा है, उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया, उसके अंदर 40 ml डिस्टिल वाटर मिलाया, 2 ml 20% सोल्यूशन बनाया सिट्रिक एसिड का, वो लिया। 20% सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन बनाने के लिए 2 ग्राम सिट्रिक एसिड को वे करेंगे, उसे 100 ml में डिजोल्व कर देंगे, उसका 2 ml पिपेट आउट करेंगे और उसे नेज़लर सिलेंडर में ले लेंगे। तो उसे बोलेंगे 20% ml और 2 ml सोल्यूशन लिया, 20% सोल्यूशन है, 2 ml ले लिया हमने, तो देन दिस इज कॉल्ड 2 ml सोल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड, 20% सिट्रिक एसिड सोल्यूशन। सो हमने नेज़लर सिलेंडर T में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया, 2 ml 20% स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया सिट्रिक एसिड का, 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड मिलाया और इसके अंदर इसको डाइल्यूट कर दिया 50 ml डिस्टिल वाटर के साथ और पूरे सोल्यूशन को हमने रख दिया। दूसरा, हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया, 2 ml स्टैंडर्ड आयरन फ्री सोल्यूशन लिया नेज़लर सिलेंडर में जिस पे S लिखा है और उसके अंदर 40 ml डिस्टिल वाटर मिलाया, 2 ml 20% आयरन फ्री सिट्रिक एसिड सोल्यूशन मिलाया और 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड सोल्यूशन मिला के पूरे कंपाउंड को 50 ml तक डाइल्यूट कर दिया डिस्टिल वाटर की मदद से और दोनों सोल्यूशन को रख दिया। पर्पल कलर दोनों में प्रोड्यूस होगा, टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में। हम कंपेयर करेंगे कि पर्पल कलर किस में डार्कली प्रोड्यूस होता है। अब अगर पर्पल कलर स्टैंडर्ड में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा डार्क आ रहा है, वो टेस्ट में लाइट आ रहा है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास। अगर टेस्ट में ज़्यादा डार्क आ रहा है और स्टैंडर्ड में लाइट आ रहा है तो हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन फेल। यदि दोनों में एक जैसी इंटेंसिटी आ रही पर्पल कलर की तो भी हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पास हो जाता है। सो इस क्राइटेरिया के आधार पर हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन परफॉर्म करते हैं। ये लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ जाके हमारा तीसरा प्रैक्टिकल फर्स्ट सेक्शन जिसको हम लिमिट टेस्ट बोल रहे हैं उसका कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो लास्ट है फर्स्ट सेक्शन का, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए लिमिट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। रेफरेंस एज इट इज़ ही है, पेज नंबर चेंज हुआ है 36 एंड 37। प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एंड इंडियन फार्माकोपिया के 2007 के वॉल्यूम का पेज नंबर 76। यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज हुई है। एपरेटस यहाँ पे जो यूज़ होगा उसे बोलेंगे ग्यूडजेट टेस्ट एपरेटस। यहाँ पे एक एपरेटस यूज़ होता है जिसका नाम है ग्यूडजेट टेस्ट एपरेटस लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को परफॉर्म करने के लिए। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक परफॉर्म नहीं किया जाता नेज़लर सिलेंडर में, इसके लिए एपरेटस यूज़ होता है जिसे बोला जाता है ग्यूडजेट टेस्ट एपरेटस। इसके अलावा केमिकल लगते हैं पोटेशियम आयोडाइड, जिंक आर्सेनिक फ्री एंड मर्क्यूरी पर केमिकल्स लगेंगे और इंस्ट्रूमेंट एनालिटिकल बेस सोनिकेटर लगेंगे। सो आगे चलते हैं, डिस्कस करें आगे।
अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आर्सेनिक लिमिट टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले कि आर्सेनिक जो है वो आर्सेनिक के थोड़े से भी ट्रेसेस अगर ज़्यादा हो जाते किसी भी ड्रग में तो वो डिज़ायरेबल वैल्यू नहीं कहलाती, क्योंकि ये टॉक्सिक एंड क्यूमुलेटिव नेचर्स के होते हैं। क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो इंडियन फार्माकोपिया ने लिमिट दी है आर्सेनिक की, किसी भी कंपाउंड में किस प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सैंपल में। जैसे सोडियम सिट्रेट में यदि आर्सेनिक, अगर हम सोडियम सिट्रेट का कोई सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसके अंदर आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज 2 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो हम उस सब्सटेंस को यूज़ नहीं करेंगे ड्रग के फार्मूलेशन में, सोडियम सिट्रेट को कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड में ये लिमिट 1 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, अदरवाइज दिस विल कॉज सीवियर टॉक्सिक एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स। सो ये इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से आर्सेनिक की रेंज मेंशन है, क्योंकि इससे ज़्यादा रेंज से अगर इम्प्यूरिटी मौजूद है आर्सेनिक की तो दे विल कॉज सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट। सो आईपी एंड बीपी, इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया में क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन की दिस इम्प्यूरिटीज ऑफ आर्सेनिक को आइडेंटिफाई करने की जो मेथड दी गई है उस मेथड्स को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम एपरेटस को डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, द सैंपल इज डिजॉल्व इन एसिड। जो भी सैंपल आपको दिया गया है उसे हम एसिड में डिजॉल्व करेंगे। जब एसिड में डिजॉल्व करते हैं तो इस प्रोसेस को एसिडिफिकेशन बोलते हैं, एसिडिफाइड प्रोसेस का बोलते हैं, जहाँ पे जो भी सैंपल है उस सैंपल में मौजूद आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज जो है वो आर्सेनियस एसिड में या आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब आर्सेनियस एसिड और आर्सेनिक एसिड में क्या चेंजेस होता है, देखें आप ये रिएक्शन देख पा रहे हैं तो AS3+ लिखा है, इसको हम बोल रहे हैं ट्राईवेलेंट आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज। अगर मैंने आपको एक सैंपल दिया, वो सैंपल सोडियम सिट्रेट का है और मैंने बोला कि सोडियम सिट्रेट में मौजूद आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज को आप आइडेंटिफाई करो, तो आप सोडियम सिट्रेट या सोडियम क्लोराइड का वो सोल्यूशन लेके उसे डिजॉल्व करोगे। किस में डिजॉल्व करोगे, आप डिजॉल्व करोगे आर्सेनिक एसिड में, एक्वस एसिड सोल्यूशन में। जब एसिड सोल्यूशन में डिजॉल्व करोगे उस सैंपल को तो उस सैंपल में मौजूद सोडियम सिट्रेट में मौजूद आर्सेनिक की जो इम्प्यूरिटीज होती है वो 2 फॉर्म में होती है, ट्राईवेलेंट फॉर्म में और पेंटावेलेंट फॉर्म में। सो ये ट्राईवेलेंट फॉर्म में आर्सेनिक की जो इम्प्यूरिटीज मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाती है एसिडिक फॉर्म में, और पेंटावेलेंट फॉर्म में जो आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी मौजूद है वो भी कन्वर्ट हो जाती है एसिड में। लेकिन जब एसिड में कन्वर्ट होती है तो इसे बोला जाता है ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज यदि कन्वर्ट होती है एसिडिक फॉर्म में तो उसे बोला जाता है आर्सेनियस एसिड, ये ट्राईवेलेंट फॉर्म में होती है। और यदि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज मौजूद है AS5+ लिखा हुआ है तो वो कन्वर्ट होती है आर्सेनिक एसिड में, जिसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज। और फार्मूले में आप देख रहे हैं एरो लगा हुआ है AS3+, जिसको बोला ट्राईवेलेंट आर्सेनिक, और AS5+ जिसे बोला पेंटावेलेंट आर्सेनिक, और एरो बना के हमने लिख दिया ASOH इसे बोला आर्सेनियस एसिड। ये ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज हैं, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं H3ASO3, और नीचे कन्वर्ट हुई पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी O डबल बॉन्ड ASOH, इसे हमने बोला आर्सेनिक एसिड। ये पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज इसे लिख सकते हैं H3ASO4। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पहले सैंपल लिया, उस सैंपल्स को एसिड में डिजॉल्व किया। अब जब हम सैंपल को एसिड में डिजॉल्व करेंगे तो उस सैंपल में मौजूद आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज़ जो कि पेंटावेलेंट फॉर्म में और ट्राईवेलेंट फॉर्म में मौजूद है वो उस ट्राईवेलेंट आर्सेनियस एसिड में एंड पेंटावेलेंट आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पहली स्टेप हो गई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ये इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के थ्रू मेथड मेंशन है। अब क्या करेंगे, ये जो सोल्यूशन है जिसमें मौजूद ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज़ आर्सेनिक एसिड और आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो गई है, उसके रिएक्शन करवाएंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट से। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे हम यूज़ करेंगे स्टेनस क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्टेनस क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड इस आर्सेनिक एसिड या आर्सेनिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके इस पेंटावेलेंट आर्सेनिक एसिड्स को
कन्वर्ट कर देती है ट्राइवेलेंट आर्सेनियस एसिड में। अब हमें ये नहीं पता है कि जो हमें सैंपल दिया गया है उसमें आर्सेनिक के जो इम्प्योरिटी है वो ट्राइवेलेंट है या पेंटावेलेंट है। तो हम पहले उसको आर्सेनियस एसिड में डिजोल्व कर देंगे। डिजोल्व करने पे वो आर्सेनियस एसिड या आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गई। अब हमें ये नहीं पता है कि इसमें ट्राइवेलेंट है या पेंटावेलेंट है। यदि पेंटावेलेंट है तो उसे हमें ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ट्राइवेलेंट में और अगर ट्राइवेलेंट में है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। सो हम ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट वाले दोनों सोल्यूशन को लेके उसकी रिएक्शन करवा देंगे स्टेनलेस क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड से। ये स्टेनलेस क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड ट्राइवेलेंट के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन यदि पेंटावेलेंट आर्सेनिक एसिड की इम्प्योरिटी मौजूद है तो उसे कन्वर्ट कर देगी ट्राइवेलेंट में, आर्सेनियस एसिड में। सो H3ASO4 अगर मौजूद होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H3ASO3 में। H3ASO4 किस में कन्वर्ट हो गया, H3ASO4 में। ये ऊपर जो रिएक्शन लिखी है वो डायरेक्ट लिखी है, नीचे हमने उसको सिंप्लीफाई करके स्टेनस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर देती है। आर्सेनिक एसिड्स की पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देती है। दूसरी स्टेप्स में ये होता है। तीसरी स्टेप्स में जो आर्सेनियस एसिड है वो आर्सेनियस हाइड्राइड, वो हाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करके 3H2 के साथ, ये आर्सेनियस एसिड क्या करती है, हाइड्रोजन या नेजेंट हाइड्रोजन के साथ, इसको हम नेजेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये नेजेंट हाइड्रोजन जो 3H2 में डिनोट कर रहे हैं रिएक्शन में, ये जिंक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है। उसके रिएक्शन की वजह से नेजेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसे नवजात हाइड्रोजन बोलते हैं। इस नेजेंट हाइड्रोजन के साथ आर्सेनियस एसिड रिएक्ट करके आर्सेन गैस में कन्वर्ट हो जाती है तीसरे स्टेप में। आर्सेन गैस जो बनी, ये आर्सेन गैस चौथी स्टेप में, ये आर्सेन गैस जो है वो मर्क्यूरी क्लोराइड जो पेपर हम लेते हैं, आगे हम एपरेटस में लेंगे, उस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ ये आर्सेन गैस क्या करती है, रिएक्ट करती है। और वो रिएक्ट करके आर्सेन गैस की जब रिएक्शन होती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ, तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर के ऊपर एक येलो कलर का स्ट्रेन या धब्बा बना देती है। सो इस तरीके से येलो कलर की स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में, फिफ्थ स्टेप में जाके, जहां आर्सेन गैस रिएक्ट करती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ और येलो कलर का स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देती है। इस येलो कलर के स्ट्रेन की इंटेंसिटी के कंपैरिजन के आधार पे हम लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का कंक्लूजन फाइंड करते हैं कि हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक पर्टिकुलर सैंपल के लिए पास है या फेल है। ये मेथड हो गई सिंपली। ये येलो कलर का स्ट्रेन या तो येलो कलर का भी बनता है, कभी कभी ये ब्राउन कलर का भी बनता है। और इसी क्वांटिटी के आधार पे हम क्या करते हैं, दो अलग अलग एपरेटस लेते हैं, गिटजेट एपरेटस, और एक में टेस्ट सैंपल को प्रिपेयर करके मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर के ऊपर येलो या ब्राउन कलर का स्ट्रेन जो बनता है उसको सेपरेट आउट करके, और एक में स्टैंडर्ड और एक में टेस्ट में दोनों एपरेटस लेके दोनों के मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर को सेपरेट आउट करके कंपैरिजन करते हैं कि येलो कलर या ब्राउन कलर का स्ट्रेन किसका ज़्यादा डार्क और किसका ज़्यादा बड़ा है। जिसका बड़ा रहेगा वो फेल हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड का ज़्यादा बड़ा आ रहा है और टेस्ट का कम आ रहा है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। अगर टेस्ट का बड़ा आ रहा है और स्टैंडर्ड का कम आ रहा है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। इस तरीके से हम इंटेंसिटी के आधार पे स्टेन या कलर, येलो कलर या ब्राउन कलर जो बना उसके इंटेंसिटी के आधार पे हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जहाँ तक एपरेटस की बात है, इस तरह का एपरेटस होता है, इसे हम एपरेटस ऑफ आर्सेनिक लिमिट टेस्ट बोलते हैं। इस एपरेटस को देखें तो एक बॉटल होती है जो वाइड माउथ ग्लास की बॉटल होती है। इसके ऊपर एक रबर बग लगा हुआ रहता है। ये रबर बग अगर आप देखें, ये रबर बग लगा हुआ है। ये वाइड माउथ बॉटल है। इस वाइड माउथ बॉटल के अंदर एक पर्टिकुलर रॉड है। ये रॉड जो होती है वो इसका ये सकरा एंड है या ड्रावन एंड है। यहाँ पे हम टेस्ट सोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, दो ऐसे ग्लासवेयर लेते हैं, दो ऐसे एपरेटस लेते हैं जिसमें ग्लास ट्यूब लगी हुई होती है, जिसमें रबर बग लगा हुआ रहता है, जिसमें लेड एसीटेट का कॉटन लगा हुआ रहता है, या लेड और एसीटेट में भीगा हुआ एक कॉटन लगा देते हैं। यहाँ पे एक क्लिप लगा के हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर यहाँ फिक्स कर देते हैं। दो रबर गेज के बीच में यहाँ एक पेपर रखा हुआ है मर्क्यूरी क्लोराइड का, और इसमें हम ग्रेनुलेटेड जिंक डाल देते हैं। एंड देन जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन के थ्रू जो भी गैस बनती है वो आर्सेन गैस ऊपर जाती है, और ये आर्सेन गैस यहाँ पे जो
मर्क्यूरी क्लोराइड से भीगा हुआ पेपर लगा हुआ है, उस पेपर के ऊपर येलो और ब्राउन कलर का स्ट्रेन बना देती है। इस पेपर को हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल के, और ये टेस्ट सोल्यूशन इसी तरीके से हो गया। टेस्ट सोल्यूशन का प्रोसेस देखेंगे कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड कैसे बनाना है। यहाँ से पेपर को निकाल कर सेपरेट कर लेते हैं, एक टेस्ट का हो गया। फिर दूसरा इसी तरीके से दूसरा एपरेटस जो लेते हैं वो स्टैंडर्ड का होता है, उसके पेपर को भी निकाल के रख लेते हैं और दोनों का कंपेयर करते हैं कि स्ट्रेन या धब्बा कौन सा ज़्यादा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी के आधार पे हम रिजल्ट का कंक्लूजन कर लेते हैं। ये वाइड माउथ बोतल जो होती है उसमें रबर बग लगा हुआ रहता है, इसमें ग्लास ट्यूब लगी रहती है जिसकी लेंथ 200 mm होती है, इसका डायमीटर 8 mm का होता है और इंटरनल आउटर डायमीटर 8 mm का होता है, इंटरनल डायमीटर जो होता है 6.5 mm का होता है। इसके अंदर एक ट्यूब लगी रहती है जिसका अपर एंड जो होता है और वो लोअर एंड होता है, वो नीचे की ओर होता है, अपर एंड ऊपर की ओर होता है अपर एंड, और इसका जो डायमीटर होता है वो 1 mm के आसपास होता है। इसमें एक होल होता है जो 2 mm के आसपास होता है। ये आपको साइज स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा बेटा, है ना, ये मेंशन करना जरूरी। लोअर एंड जो होता है उस पर जब हम सोल्यूशन रिएक्ट करते हैं तो ये सोल्यूशन ग्लास के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है। इसके ऊपर हम वूल लगा के रखते हैं, ये जो वूल लगी हुई रहती है वो वूल के ऊपर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और लेड एसीटेट का सोल्यूशन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो